डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है अर्थ प्रेशर थ्योरीज। और अर्थ प्रेशर थ्योरीज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसमें थोड़े से दो चार फॉर्मूले हैं, दो थ्योरी है जिनके अजम्पशंस हैं, क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। कोई बहुत इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन बनने जितना भी स्कोप नहीं है कि कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए और आप एग्जाम में ना कर पाओ। तो ये ऐसे टॉपिक है जिन पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अर्थ प्रेशर है क्या और हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? जैसे आपने देखा होगा कि सोइल एक लूज मटेरियल है और कहीं पर भी आप सोइल को अगर डंप कर रहे हो तो वो एक उसका फिक्स स्लोप है, उसी पे वो स्टेबल होगी। उससे एक्स्ट्रा जो सोइल होगी वो ऑटोमेटिकली स्लाइड कर जाएगी और सोइल है वो जो स्टेबल स्लोप है वो गेन कर लेगी। कभी आपने ट्रक खाली होते देखा होगा, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई सैंड का ट्रक खाली हो रहा है, तो वहां पर क्या, वो सोइल ऐसे गिर रही है, जो भी एक्स्ट्रा सोइल है वो स्लाइड करके नीचे चली जाएगी और सिर्फ एक टीला सा बना रह जाएगा जो कि स्टेबल स्लोप है उसका। तो हमें पता है कि सोइल को एक स्टेबल स्लोप होगा, कहीं पर हमें इसे ज्यादा स्लोप देना पड़ सकता है, तो ऐसे में हमें रिटेनिंग स्ट्रक्चर देने होते हैं। अब कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, उस पर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा एज ए सिविल इंजीनियर, अगर हमें उसको डिजाइन करना है तो। अब ये प्रेशर कौन से प्रेशर की, हम लेटरल प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल जो प्रेशर लगेगा वो तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। वर्टिकल वाला का तो हमने देखा था कि अगर ये ग्राउंड सरफेस है, इससे जेड डेप्थ पे यहाँ पर अगर हमें वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है तो वो गामा जेड होगा, अगर गामा यहाँ पर जो सोइल है उसका स्पेसिफिक वेट है तो। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा हो तो वहां पर आपने ये देखा होगा कि हर एक डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करूं तो गामा जेड प्रेशर इस पॉइंट पे होगा और वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में सेम होगा। बट सोइल में ऐसा नहीं होता है। अब सोइल में कहीं पर जो लेटरल प्रेशर, जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा है, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? इसके तीन तरीके हैं, मतलब तीन कंडीशंस हो सकती हैं इसके लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई रिटेनिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पर कोई सोइल है, उसको आपने वर्टिकल स्लोप पे 90 डिग्री के स्लोप पे रिटेन किया हुआ है। पहली बात तो ये टर्म हम काफी बार आगे यूज करेंगे, इसको बैकफिल बोला जाता है। जो भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो जिस सोइल को रिटेन कर रहा है उसको बोलेंगे बैकफिल। अब यहाँ पर एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो रिटेनिंग वॉल है अपनी पोजिशन पे फिक्स है। ये तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली ये प्रेशर लगा रहा होगा सोइल जो बैकफिल है यहाँ पर वो, बट ये अपनी पोजिशन पे स्टेबल है और ये कहीं भी मूव नहीं हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा प्रेशर एट रेस्ट, लेटरल प्रेशर एट रेस्ट। दूसरा हो सकता है कि ये जो प्रेशर लग रहा है, ये जो प्रेशर यहाँ पर एक्ट कर रहा है जो रिटेनिंग वॉल है इस पे, इस तरीके से हो सकता है इसके कारण रिटेनिंग वॉल इधर स्लाइड कर रही हो, अवे फ्रॉम द बैकफिल स्लाइड कर रही हो। उस केस के जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव प्रेशर। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है कि रिटेनिंग वॉल टुवर्ड्स द बैकफिल स्लाइड कर रही हो। अब काफी लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि टुवर्ड्स द बैकफिल कैसे स्लाइड कर सकती है जब बैकफिल इसको पुश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं एक पिक्चर। जैसे ये देखिए आप, ये बैकफिल है और ये रिटेनिंग वॉल दूसरी साइड भी इतने अर्थ सरफेस के अंदर है। ये सॉइल यहाँ पर प्रेशर लगा रही है और इस प्रेशर के कारण अगर रिटेनिंग वॉल इधर पुश हो रही है तो इस वाली जो सॉइल है, यहाँ वाली जो सॉइल है उसमें क्या हो रहा है, उसमें यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे पैसिव प्रेशर की जोन बन रही है, क्योंकि ये भी एज ए बैकफिल ही है, इसको भी ये रिटेनिंग वॉल रिटेन कर रही है और इसकी टुवर्ड्स ही पुश हो रही है, तो यहाँ पर पैसिव प्रेशर की कंडीशन बनेगी। अब तीन कंडीशन हो गई हमारे पास, एक हो गई एट रेस्ट की, एक एक्टिव की जिसमें अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव हो रही है, और एक होगी पैसिव प्रेशर की जिसमें टुवर्ड्स द बैकफिल फिल हो रही मूव हो रही है आपकी जो वॉल है वो। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि एक्टिव वाला सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि ये सॉइल के यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये जो सॉइल है ये पुश कर रही है और अगर इसको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा तो प्रेशर रिलीज होगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बना लेगी। वहीं पे इधर पैसिव वाली जोन में क्या हो रहा है कि पहले से प्रेशर में है और उसको आप और ज्यादा पुश कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आते हैं फॉर्मूले। लेटरल अर्थ प्रेशर क्या है, कुछ नहीं है, एक कोफिशिएंट होगा हर एक कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग, उससे आपको वर्टिकल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे गामा जेड वर्टिकल स्ट्रेस है, मैं आपसे पूछूं कि एट रेस्ट का आप निकालो, तो एट रेस्ट का कोफिशिएंट के जीरो होता है, आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं पूछूं कि एक्टिव प्रेशर की कंडीशन बन रही है, अब लेटरल प्रेशर निकालो, तो आप क्या करोगे, के ए गामा जेड कर दोगे।
मैं ऐसी कंडीशन दूं कि वॉल है वो टुवर्ड्स द बैकफिल मूव हो रही है, या ऐसे बोलूं कि पैसिव प्रेशर की कंडीशन है, तो आप Kp इंटू गामा जेड कर दोगे। अब K0, Ka, Kp ये क्या है? ये है कांस्टेंट जिनका फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, K0 होगा 1 माइनस साइन फाई। म्यू की फॉर्म में अगर देखा जाए तो होगा म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। म्यू यहाँ पर पॉइजन्स रेशियो है। फाई टर्म से आप फेमिलियर होंगे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो हमने देखा था शेयर स्ट्रेंथ वाले चैप्टर में, वो है। पीए की बात करें तो के ए गामा जेड हो जाएगा। के ए की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2, और के ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि के हमेशा आपका लेस देन 1 होगा, क्योंकि ऊपर आप 1 में से कुछ घटा रहे हो, नीचे 1 में से कुछ प्लस करके डिवाइड कर रहे हो, तो हमेशा हमेशा जो नीचे वाली टर्म बड़ी होगी ऊपर वाली छोटी होगी, और के की वैल्यू एक से छोटी आएगी। यानी लेटरल प्रेशर है वो वर्टिकल प्रेशर से हमेशा कम होगा एक्टिव प्रेशर की कंडीशन में। केपी के लिए आपको कुछ अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केपी होता है के का इनवर्स। याद रखने का एक ट्रिक ये भी है, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है तो 1045 1 होता है आपका, 1 से छोटा होगा आपका के की वैल्यू, इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है। तो यानी क्या होगा, 1045 माइनस 5/2 होगा। तो वहीं पर केपी की अगर बात करें तो 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव होगा। तीनों फॉर्मूले अगर मैं एक साथ लिखूं तो कैसे होगा, रेस्ट का होगा 1 माइनस साइन फाइव, पैसिव का होगा 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, ऊपर बड़ा टर्म आएगी नीचे छोटी टर्म आएगी, तभी तो हमें केपी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी। और एक्टिव की कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, 1 प्लस साइन फाइव। अब काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीनों में कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो के सबसे कम होगा, इससे बड़ा के जीरो होगा, जो रेस्ट वाला है वो के जीरो है, और सबसे बड़ा है वो केपी होगा। ये कंडीशन बन रही है। अब ग्राफ की फॉर्म में अगर हम इसको प्लॉट करें तो क्या होगा, एट रेस्ट में तो ये है आपका के जीरो, अवे फ्रॉम द बैकफिल अगर है तो इस तरीके से ये जाएगा, और ये एक्टिव प्रेशर की कंडीशन होगी। टुवर्ड्स द बैकफिल है तो उस केस में ये होगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कुल मिला के आपको फॉर्मूला सिर्फ ये याद रखना पड़ा। इस फॉर्मूले से ही ये वाला फॉर्मूला आता है, चाहे तो आप इसको एक दो बार डिराइव करके याद रख लो, चाहे तो रट लो, नहीं तो वैसे भी आपको पता चल ही रहा है ना कि 1 प्लस साइन फाइव और 1 माइनस साइन फाइव, के ए, के पी और के जीरो तीनों इन्हीं फॉर्मूले से बने हैं, और के ग्रेटर देन 1 होने के लिए 1 माइनस साइन फाइव ऊपर आएगा, 1 प्लस साइन फाइव वो नीचे आएगा। केपी ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस 5/2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं जिन पे काफी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब अभी जो हमने फॉर्मूले देखे ये डिराइव किए थे रैंकाइन ने, रैंकाइंस थ्योरी के रिजल्ट थे ये। तो रैंकाइंस थ्योरी के अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए, जो भी थ्योरी है किसी भी सब्जेक्ट में हो चाहे, उन पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली तब जब एग्जामिनर थोड़ा कंसेप्चुअल और ढंग का क्वेश्चन बनाना चाहिए, और यही क्वेश्चन है जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स में। तो पहला है सोइल मास होमोजेनियस और सेमी इनफाइनाइट है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो लिमिटेड है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनफाइनाइट है वो। सेकंड में दिया है कि ड्राई एंड कोहेशनलेस है, क्योंकि अभी हमने पिछले देखा, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो सारे फॉर्मूले देखे अभी तक, ये उन सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके लिए फाई की वैल्यू है कुछ और सी की वैल्यू 0 है, यानी कोहेशनलेस सॉइल्स हैं, जैसे कि सैंड या ग्रेवल, क्योंकि आपने देखा होगा सी नहीं आया इन फॉर्मूले में कहीं पर भी। ग्राउंड सरफेस इज प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, जैसे ये आपका रिटेनिंग वॉल है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड सरफेस है ये प्लेन है, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, बट और कोई शेप का नहीं होगा, लीनियर प्लेन होगा। द बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, ये जो बैक है ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है और वर्टिकल है। सॉइल है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब अभी तक जो हमने फॉर्मूले देखे उनमें से हमने हॉरिजॉन्टल के लिए देखा था, बट क्वेश्चन में इन्होंने एजम्पशन में इन्होंने दिया है कि वर्टिकल मतलब इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल हो सकती है। तो हॉरिजॉन्टल ना हो कि अगर इंक्लाइंड हो, अगर ये बीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो उस केस में आपके फॉर्मूले थोड़े मॉडिफाई हो जाएंगे और ये फॉर्मूले बन जाएंगे।
ये 2 फॉर्मूले हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स तो पूछेगा नहीं, क्योंकि आप इतना टफ है इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। ये एंगल बीटा मैंने लिखा है, ये आई लिख दोगे आप इसको, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले हमारे आई के फॉर्म में है। इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से बस सिर्फ इतना आना चाहिए आपको कि 4 ऑप्शंस में आप एलिमिनेट कर पाओ कि कौन सा वाला करेक्ट है। चाहे पूरा फॉर्मूला आपको याद ना भी हो तो चलेगा। आई की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर हॉरिजॉन्टल हुआ, तो उस केस में के ए और के पी जो पहले वाले थे वो ही आ जाएंगे, जो पीछे हमने हॉरिजॉन्टल के लिए देखा। इनिशियली रैंकाइन्स थ्योरी सिर्फ कोहेशनलेस सॉइल्स के लिए थी। लेटेस्ट स्टेज पे इसको एक्सटेंड किया गया कोहेसिव सॉइल्स के लिए भी, और जो फॉर्मूले निकल के आए वो ये थे के ए गामा जेड माइनस 2 सी डेस के जो हमने पहले देखा वही है, के ए गामा जेड हमने देखा था, सी वाली एक टर्म और आ गई है, क्या आ गई है 2 सी डेस के ए का रूट। ये वाली टर्म जेड पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा ये बढ़ेगी। ये वाली टर्म है जेड पे से इंडिपेंडेंट है, ध्यान रहे इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, और z 0 हुआ अगर तो आपका यहाँ पे पी आएगा वो -2c के का रूट आएगा। पी ए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ग्राउंड सरफेस की बात करें तो ये कोई रिटेनिंग वॉल है, ये ग्राउंड सरफेस की बात अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक कंप्रेसिव फोर्स के बजाय टेंसाइल फोर्स आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस के बजाय टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये नेगेटिव आ रहा है। टेंसाइल क्यों आएगा? सी कोहेशन के कारण। और देखा हमने कि अगर पॉजिटिव आ रहा था प्रेशर तो वो पुश कर रहा था वॉल को, वहीं पर ये जो नेगेटिव आ रहा है ये पुल करेगा, खींचेगा वॉल को अपनी साइड। अब ये जो नेगेटिव है ये धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा, जैसे जैसे जेड बढ़ेगा ये कहीं ना कहीं तो जाके 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी ये फर्स्ट वाली टर्म है ये बढ़ेगी जेड बढ़ने के साथ, ये तो कांस्टेंट है, तो आप वो पॉइंट निकाल सकते हो जिस पर कि टोटल वो जो इसमें स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, जो पुल एक्ट कर रहा है वो 0 हो जाए। तो इसको आप 0 के इक्वेट कर दोगे और यहाँ से ZC की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर ग्राफिकली फॉर्म में आप देखना चाहो तो क्या होगा, इनिशियली तो ऐसे है नेगेटिव 2c अपॉन 2ce के का रूट, और उसके बाद ऐसे जा रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये टेंसाइल है ये कंप्रेसिव है। ये जो पॉइंट है ये निकाला है अभी हमने, आपको ये समझ आ गया होगा। ZC पे क्या हो रहा है, आपका PA वाली टर्म 0 हो रही है। और ZC पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक। अब यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये इसमें इतने एरिया में टेंसाइल है। अब अगर इसी का मैं नीचे इतने पोर्शन लूं जिसमें कंप्रेसिव है, तो मेरे पास 2ZC जितनी एक डेप्थ आ जाएगी जिस पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है। ऊपर का पोर्शन है रिटेनिंग वॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, नीचे वाला पोर्शन है वो रिटेनिंग वॉल को धक्का दे रहा है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, रिटेनिंग वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ZC क्या था? ये वाला ZC था हमारा। अब अगर रिटेनिंग वॉल पे टोटल कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं 2ZC की डेप्थ का एक कट मैं सोइल में लगा सकती हूँ जिसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है? जब रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए रिटेनिंग वॉल हमें देना होता। तो ये भी क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। 2ZC क्या है? क्रिटिकल हाइट ऑफ अनसपोर्टेड वर्टिकल कट। इसके न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स काफी बार गलती करते हैं, आप भी इनिशियली करोगे, आपसे भी गलती होगी, बट वो प्रैक्टिस से फिर परफेक्ट बनोगे। क्योंकि उस टाइम होता है क्या है कि जब ZC निकालते हैं ना तो एक बार के लिए लगता है कि हाँ आंसर यही आ गया, एक दो बार गलती करोगे तो आगे से याद रखोगे। हालांकि कंसेप्चुअल आपको आ गया है समझ, क्यों हम 2ZC ले रहे हैं, क्योंकि हमें टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेज को बैलेंस करना है। तो HC हाइट जो है, हाइट ऑफ अनसपोर्टेड कट, वो हो जाएगा 4C अपॉन गामा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम बात करें तो ऐसे होगा, मैंने जो डायग्राम बनाया था हमने टेंसाइल इधर बना दिया था, कंप्रेसिव इधर बनाया था, इन्होंने उल्टा बनाया है, इन्होंने इधर टेंसाइल बनाया है इधर कंप्रेसिव बनाया है। किसी भी Z डेप्थ पे जो होगा वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। केपी की अगर हम बात करें तो केपी के केस में यहाँ पे प्लस आएगा, तो मैंने बताया था कि एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। जस्ट के से आपको केपी का याद रखिए रह गया, उसमें माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पैसिव प्रेशर का। अब क्या पैसिव प्रेशर के कंडीशन में भी कोई अनकट मतलब अनसपोर्टेड कट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट तो रिटेनिंग वॉल की कितनी स्मॉल से स्मॉल डेप्थ हो उस पर
प्रेशर एक्ट करेगा ही करेगा, पुश एक्ट करेगा ही करेगा उस पे। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोलाम ने माना कि वॉल सरफेस है वो रफ है, रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल डेल्टा टू द नॉर्मल। रैंकाइन ने माना था कि ये उस रफ सरफेस नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस है तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ प्रेशर ही एक्ट कर रहा था इस पे फ्रिक्शन तो कोई लग नहीं रहा था, इसलिए इसका रिजल्टेंट आया वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आया रैंकाइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन कोलाम ने माना कि ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने से अब क्या हुआ कि एक तो ये फोर्स लग रहा है और एक इसमें फ्रिक्शन भी लगेगा सरफेस के अलोंग। तो इसके कारण रिजल्टेंट आया वो डेल्टा एंगल पे आया, परपेंडिकुलर ना आके वॉल सरफेस से डेल्टा एंगल पे रिजल्टेंट एक्ट करेगा। डेल्टा टू द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल्स के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो डेल्टा है। स्लाइडिंग वेज इटसेल्फ एक्ट एज ए रिजिड बॉडी। सारे थ्योरीज में ये माना था कि किसी एक सरफेस के अबाउट स्लाइडिंग हो रही है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो इस सरफेस के अबाउट उन्होंने माना कि यहाँ से ब्रेक हो रही है सोइल, यहाँ से टूट के इतना टुकड़ा जो सोइल का ये अलग हो रहा है, और ये जो वेज अलग हो रहा है ये एज ए होल रिजिड बॉडी एक्ट करेगा। जैसे रिजिड बॉडी में होता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सारे पार्टिकल्स में सेम होगा, तो एज ए रिजिड बॉडी ये यहाँ पे डिटेच होगा, स्लाइड करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये वेज है जो फेलियर का वेज है। बेसिकली हमने पहले किया नहीं डिस्कस, हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है तो मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोनों ही थ्योरीज में क्या माना गया कि पहला था एक्टिव का केस। एक्टिव के केस में यहाँ पर ये माना गया कि वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव हो रही है। तो उस केस में ये जो वेज है ट्रायंगुलर आपको दिख रहा होगा, वेज कुछ नहीं, सिंपल एक मिट्टी है उसका एक मतलब टुकड़ा है सोइल जो है उसका, जो एज ए होल बॉडी एज ए सॉलिड बॉडी है वो मूव करेगा, स्लाइड करेगा। तो उस वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव होगी, तो इस सरफेस के अबाउट यहाँ पे स्लाइडिंग होना चाहिए। ये जो वेज है ये नीचे की तरफ इस तरीके से स्लाइड होना चाहिएगा। शीयर स्ट्रेंथ के कारण ये जो बॉडी की सॉइल की प्रॉपर्टीज है, शीयर स्ट्रेंथ है उसमें, इसके कारण ये इसको स्लाइड नहीं करने देगा, इसको रेजिस्ट करेगा। रेजिस्टिंग फोर्सेस का डायरेक्शन ये होगा, रेजिस्टिंग फोर्सेस का डायरेक्शन ये होगा। अब प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में, रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो रेजिस्टिंग फोर्स है रिटेनिंग वॉल पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि एक्टिव के केस में वेज है उसका मोमेंट कैसे होगा। तो ये मूवमेंट का बैकफिल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। बैकफिल के रिस्पेक्ट में इस मूवमेंट को हम कैसे कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं डाउनवर्ड और आउटवर्ड, क्योंकि इस तरीके से और इस तरीके से इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो ऐसे जाएगा। तो डाउनवर्ड है और आउटवर्ड है बैकफिल से। वहीं पर अगर पैसिव प्रेशर की कंडीशन की बात करें तो इसमें वॉल टुवर्ड्स द बैकफिल मूव हो रही है। तो यहाँ पर ये जो वेज बन रहा है, फेलियर का वेज जो है ये वाला ट्राइंगल, ये क्या होगा, इसको पुश कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा और रेजिस्टिंग फोर्स जो शियर फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें अगर पूछा जाए कि कैसे फेलियर होगा, तो इसमें फेलियर होगा स्लाइडिंग मूव है वो अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड या इनवर्ड कह सकते हो, अपवर्ड एंड इनवर्ड। अब यहाँ पर एग्जैक्टली इस सरफेस के अबाउट होता नहीं है फेलियर। ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये वेज है, ये डिटेच होना चाहिए, शियर स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करेगा और ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है दोनों ही केसेस में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे जो अर्थ प्रेशर थ्योरीज से रिलेटेड आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।